आप लोगों के लिए मैट्रिक्स पूरे कंप्लीट करा दिए गए हैं। एक्सरसाइज 3.1 से लेकर एक्सरसाइज 3.4 तक सारे क्वेश्चन आपको आपके लिए कंप्लीट करा दिए गए हैं। उसके जो प्लेलिस्ट है वो इसकी इस वीडियो के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमने स्टार्ट किया है डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.1 हो चुके हैं। रो से कैसे एक्सपेंडिंग किया जाता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, कॉलम एक्सपेंडिंग क्या होता है, कैसे हम कॉलम से एक्सपेंडिंग करते हैं, कौन से कॉलम से एक्सपेंडिंग करेंगे, ठीक है। और जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ कुछ खास प्रॉपर्टीज है वो भी आपके लिए बता दिए गए हैं। यदि आपने प्रॉपर्टीज का क्लास नहीं किया तो हम आपको बता देना चाहते हैं, एक्सरसाइज 4.2 आपको हवा में पार होगा। तो फिर आप नहीं कहिएगा कि सर हमें एक्सरसाइज 4.2 कुछ भी समझ में नहीं आया। एक्सरसाइज 4.2 समझने से पहले इसके जो थ्योरी वाले पार्ट है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, वो आपको करने होंगे। तो मैं हूं देव कुमार, मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट नए हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए हम बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ही हमने ये बैच स्टार्ट की है। इस बैच में आपको क्या मिलने वाला है, क्लास 12 के, जी हाँ, क्लास 12 के सारे सिलेबस नवंबर से पहले कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं हमारे साथ पढ़ना फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही अच्छे ढंग से सारे सॉल्यूशन एनसीईआरटी करा दिए जाएंगे, चाहे अब सीबीएसई बोर्ड से हो या झारखंड बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो, आप अब हमारे साथ मिलकर क्लास 12 का बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लास दूंगा। तो आइए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर में देखिएगा एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का जो कुछ खास प्रॉपर्टी है ना, उसका यूज कीजिए और आप ये प्रूव कीजिए कि ये जो वैल्यू है ना, ये असल में 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ये जो क्वेश्चन है उसको लिखे है, प्रूव करना है, LHS इक्वल टू लिख दिए है। यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं आना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज ही यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं सर, C1 में अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, C1 प्लस C3 अप्लाई करेंगे। आप कहेंगे हम कैसे जानेंगे सर, इस तरह के करेंगे। धीरे धीरे आपको मेरे साथ पढ़ के ये आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह का बात करें, किस तरह का काम करें, ठीक है। अब देखिए, यदि हम C1 प्लस C3 नहीं, C1 और C2 को ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस a, ये हो जाएगा y प्लस b, ये हो जाएगा z प्लस c, और ये है a b c। देखिए जो भी हम कांड किए हैं, जो भी हम हरकत किए हैं, ओनली C1 के लिए किया गया। तो जो भी फिर बदल होगा, दल बदल होगा, वो C1 के लिए होगा, लेकिन C2 और C3 तो सेम ही रहेगा ना। एक्सरसाइज 3.4 में आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, हूबहू लिख देना है, ये भी जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस a, y प्लस b, और ये हो जाएगा z प्लस c। अब आप ही बताइए, आपको हम प्रॉपर्टीज में पढ़ाएं कि किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी 2 रो या तो कोई भी 2 कॉलम, ये दोनों ही अगर आइडेंटिकल हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। फिर से हम प्रॉपर्टीज आपको हम बता देना चाहते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी 2 रो या तो कोई भी 2 कॉलम यदि आइडेंटिकल हो तो उस केस में वो जो डिटरमिनेंट होता है उसका पूरे वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, साइड में लिख सकते हैं, सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। कैसा लगा आपको, हम कहें क्या कुछ एक्सपेंडिंग किए हैं, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे लिखा हुआ है कि आप एक्सपेंडिंग बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आप ओनली प्रॉपर्टीज का ही यूज करेंगे। और देखिए 0 इक्वल टू RHS है, हैंस आप लिख सकते हैं, ठीक है, हैंस LHS इक्वल टू RHS। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को अभी तक लाइक, वीडियो को अभी तक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप लिखते रहिए। तो आइए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको भी फोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करता है, ये भी एक डिटरमिनेंट है, इसको भी 0 प्रूव करना। आपको बस प्रॉपर्टीज दिमाग में रखना है, कुछ कुछ जो खास प्रॉपर्टीज होते हैं। 0 कब कब आता है खुद सोचिए, इसको 0 लाना आप ऐसे भी सोच सकते हैं। 0 कब आता है, जब कोई 2 रो
जब कोई दो रो या तो कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो, या तो किसी भी एक रो या तो एक कॉलम के सारे एलिमेंट यदि जीरो हो, कोई भी एक कंडीशन लाइए। देखिए आप खुद सोचिए, इन तीनों को यदि हम ऐड करेंगे ना तो ये जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले LHS का जो वैल्यू है वो आप लिखेंगे, हु बहू लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग किसी में भी कर सकते हैं, मान लीजिए हम रो में कर देंगे तो हाँ R1 में कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 में सारे रो को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, आप थोड़ा देखिएगा, A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस A, फिर यहाँ पे हो जाएगा B माइनस सी, B माइनस सी प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, फिर यहाँ पर हो जाएगा C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। ठीक है, उसके बाद देखिए B माइनस C, ये हो जाएगा C माइनस A, यहाँ पे हो जाएगा C माइनस A, A माइनस B, फिर यहाँ पे हो जाएगा A माइनस B, फिर यहाँ पे हो जाएगा B माइनस C। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए प्लस ए प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस बी, ये सारे कैंसिल हो जाते हैं। इसके बाद आपके पास बचता है जीरो, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इधर भी यहाँ भी बच जाएगा जीरो, सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ भी हो जाएगा जीरो, ए माइनस बी, ये हो जाएगा बी माइनस सी। तो अब आप कह सकते हैं, जल्दी से यहाँ तक लिखने के बाद आप ये लिख सकते हैं, सिंस या तो ऊपर ही मिटा देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंस each element of C1 आर जीरो। ठीक है, C1 की प्रत्येक एलिमेंट R1 के प्रत्येक एलिमेंट क्या है, जीरो है। जरूरी नहीं कि आप मेरे ही तरह से अप्लाई करेंगे, आप कोई कॉलम में भी कर सकते हैं, C1 में भी अगर सबको जोड़ देंगे, बस कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका सही होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम जैसे बना रहे हैं आप भी वैसा ही बनाएं, आप हो सकता है इससे भी और कोई तरीका, 2-3 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, बस हम आपको मेथड बता रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, आपको हम प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं कि क्या प्रॉपर्टी पढ़ाएं, किसी भी डिटरमिनेंट का सारे कोई भी रो या तो कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट यदि जीरो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है जीरो। अब खुद समझ के देखिए, यदि हम इसको R1 से एक्सपेंडिंग करना चाहते हैं तो ये जीरो बाहर होगा, सबको जीरो कर देगा, ये जीरो बाहर होगा, सबको जीरो कर देगा, ये जीरो बाहर होगा, सबको जीरो कर देगा। दैट मीन्स सारे ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ प्रूफ हो चुका है, जल्दी से लिख लीजिए। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक डिटरमिनेंट दिया हुआ, इसका भी वैल्यू आपको जीरो करना है। तो देखिए इसमें कैसे जीरो करेंगे, इसमें भी कुछ उपाय करने होंगे, या तो कोई कॉलम कोई रो के सारे एलिमेंट को जीरो करेंगे या तो आइडेंटिकल करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए मान लेते हैं इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 और इसको साथ जोड़ देते हैं तो 65, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 प्लस 3 75, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 81 प्लस 5 86। यानी कि यदि हम C1 में अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं, C1 में क्या अप्लाई करते हैं, ठीक है, या तो C2 में अप्लाई करते हैं 9 इंटू C2 प्लस C1। ठीक है, C2 में हम क्या अप्लाई किए हैं, C2 के जितने भी एलिमेंट है उसको 9 से मल्टीप्लाई किए हैं और उसको C1 के साथ ऐड कर दे रहे हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होता है, देखिए 9 इंटू, देखिए C1 में तो कोई अप्लाई नहीं किए तो 2 3 5 ही हो जाएगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है C2 को और C1 के साथ आपको ऐड करना, बस इतना ही काम करना है। तो 9 इंटू 7 63 प्लस 2 65 हो जाएगा। 9 इंटू 8
72 प्लस 3 हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 86। ठीक है, ये हो जाएगा 65, 75 और ये हो जाएगा 86। अब देखिए आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो C2 है और C3 है ये आइडेंटिकल है, जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये सारे सेम है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट, ये वाला डिटरमिनेंट का भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। लेकिन आप बगल में जो आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उसको आप लिख लीजिए, सिंस C1 एंड C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, ये क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये एक वैल्यू है, इसका भी वैल्यू आपको 0 प्रूव करना है, तो इसमें भी आपको सोचने होंगे। तो देखते ही हम इसके साथ, ये वाले क्वेश्चन के साथ साथ भी कैसे कैसे काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 1 1 BC CA ये AB। अब देखिए AB प्लस AC लिख सकते हैं, BC प्लस AB लिख सकते हैं और AC प्लस BC लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप एक अप्लाई कीजिए। ठीक है, कैसा अप्लाई करेंगे, अप्लाई कहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई हम करेंगे C3 में। C3 प्लस C2 को ऐड कर देंगे। तो यदि हम ऐड करते हैं तो ये क्या होता है 1 1 1, क्योंकि आपको 0 लेना है। आपको सोचना होगा 0 कैसे आएगा, जब दो कॉलम को, दो रो को आइडेंटिकल करेंगे तो ये ऐसे ऐसे तो आइडेंटिकल हो नहीं सकता है। तो इसको अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे हर एक जगह ABBCC आ जाएगा। धीरे धीरे बनाते बनाते आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, आपके दिमाग में अभी ये ख्याल आते होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लेकिन हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपको अपने आप में वो फील होने लगेगा कि हम कैसे करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम बताते भी जाएंगे। देखिए आपको सोचना है कि हम आइडेंटिकल कैसे लाएंगे या तो 0 कैसे लाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप ऐसा कीजिए, C2 में भी आप कुछ भी अप्लाई नहीं किए हैं। BC ये हो जाएगा CA, ये हो जाएगा AB और यहाँ पे हो जाएगा AB। इसको देखिए, इसको ये और ये ऐड हो रहा है तो हम लिख सकते हैं BC प्लस देखिए C3 प्लस C2 यानी कि AB प्लस AC प्लस BC। ठीक है, फिर BC प्लस AB, BC प्लस AB प्लस CA प्लस का CA, फिर AC प्लस AC प्लस BC प्लस का AB। ये होने के बाद आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ भी ABBC AC है, यहाँ पर भी ABBC AC है और यहाँ पर भी ABBC AC है। यानी कि आप यदि करना चाहेंगे कि C3 से हम ABBC CA कॉमन निकालना चाहते हैं तो आप आराम से कॉमन निकाल सकते हैं। क्या करेंगे सर, C3 से आप कॉमन निकालिएगा तो क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस AC फ्रॉम C3 वी गेट। तो आपको क्या मिलता है, लेकिन वो मिलने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है भाई, अब यहाँ से AB प्लस BC प्लस AC कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा BC, यहाँ पे हो जाएगा CA, यहाँ पर हो जाएगा AB और यहाँ पर भी हो जाएगा 1। क्योंकि हर एक जगह से कॉमन निकल चुका है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। बताइए, यहाँ से भी ABBC CA कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से भी ABBC CA कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा और यहाँ से भी बचेगा। तो अब आपको क्या लग रहा है, अब आपको 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए सर। क्यों, क्योंकि ये वाले डिटरमिनेंट का जो C1 है एंड जो C3 है वो आइडेंटिकल है। ठीक है, तो जब भी आइडेंटिकल होता है तो उस केस में पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होता है वही 0 हो जाता है। दैट मीन्स AB प्लस BC प्लस AC, ये वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 और ये 0 से मल्टीप्लाई होके ऑल ओवर 0 हो जाएगा, दैट इज RHS हो जाएगा। ठीक है, हेंस आप लिख सकते हैं, हेंस
हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। समझ में आ रहा है तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, नहीं आ रहा तो बताइएगा कि कैसे क्या समझ में नहीं आ रहा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। और कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी सुधारेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए अब। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं कि ये एक वैल्यू दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है कि 2 गुना होगा ये वाले डिटर्मिनेंट का। तो आइए प्रूफ करते हैं। इसमें तो जीरो प्रूफ नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको लगेगा, ठीक है, कि ये सवाल थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन हम बहुत आसानी तरीक़ा से आपको बताएंगे। B प्लस सी, C प्लस A, C प्लस A प्लस B, Q प्लस R, R प्लस P, और ये हो जाएगा P प्लस Q, और ये हो जाएगा Y प्लस Z, Z प्लस X, और ये हो जाएगा X प्लस Y। देखिए यहाँ पे हम करेंगे रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, इंटरचेंजिंग the rows and columns we get। तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है, देखिए रो कॉलम में रो और कॉलम को इंटरचेंजिंग कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट रो में चेंज हो जाएगा, तो दैट इज B प्लस सी, ये हो जाएगा C प्लस A, और यहाँ पे हो जाएगा A प्लस B। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में हो जाएगा, यानी कि Q प्लस R, R प्लस P, Q प्लस R प्लस B, और ये हो जाएगा P प्लस Q, ठीक है, और ये हो जाएगा Y प्लस Z प्लस X, और ये हो जाएगा X प्लस Y। ठीक है, अब हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे C3 में अप्लाई करेंगे C3 माइनस C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखिए जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, C3 में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन C3 में हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन C1 में कुछ भी अप्लाई नहीं किए हैं, तो ये जैसा है वैसा लिख देंगे। B प्लस सी, Q प्लस R, Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। अब देखिए C3 में, यानी कि इसमें इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, C3 में घटाना है C1 प्लस C2। तो देखिए C3 का वैल्यू क्या है, A प्लस B है ना, माइनस करेंगे C1 प्लस C2, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यानी इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, C प्लस A प्लस B प्लस C, यानी कि हो जाएगा A प्लस B माइनस 2C प्लस A प्लस B, ठीक है। तो A प्लस B माइनस 2C माइनस A माइनस B, इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह से होने के बाद A और A कैंसिल हो जाता है, B और B भी कैंसिल हो जाता है, बचता कितना है, माइनस 2C बचेगा, ठीक है। सेम उसी टाइप से और भी हम लोग करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, किसको किसको, P प्लस Q में सब्ट्रैक्ट होगा, P प्लस Q में अब सब्ट्रैक्ट होगा कौन, ये दोनों का सम। तो P और P प्लस Q हो जाएगा, P प्लस Q और R क्या हो जाएगा, प्लस 2R, यानी कि P और P कैंसिल, Q और Q भी कैंसिल, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2R हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 2R होने के बाद जरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
जेड और जेड 2z हो जाएगा और x और y कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचना चाहिए -2z। यहां से होने के बाद आप क्या करेंगे, अब हम C3 से -2 कॉमन ले सकते हैं। टेकिंग कॉमन, -2 फ्रॉम C3। देखिए C3 से हम क्या कर रहे हैं, -2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से -2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आपका -2 हो जाता है, यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ पर हो जाता है q प्लस आर, यहाँ पे हो जाता है y प्लस जेड, और यहाँ पर हो जाता है c प्लस a, यहाँ पे हो जाता है r प्लस p, यहाँ पे हो जाता है z प्लस x, और यहाँ पे हो जाता है c हो जाता है, r हो जाता है और z हो जाता है। ये चीज़ होने के बाद जल्दी से यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब देखिए हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग। देखिए इसमें इसको यदि हम सेपरेट करते हैं, देखिए ये सब जो है जितने भी टर्म्स है आरएचएस के डिटरमिनेंट के हुए सारे टर्म्स सिंगल टर्म पे ही एक्सप्रेस किए गए हैं, लेकिन ये सारे डबल टर्म में है, तो आपको सोचना होगा कि हम इसके सिंगल में कैसे चेंज करेंगे। बताइए, इसमें इसको सेपरेट कर देंगे तो यहाँ बी बचेगा, इसमें इसको कर देंगे तो आर बचेगा, इसमें इसको करेंगे तो जेड और जेड कैंसिल होकर वाई बच जाएगा। ठीक है, सेम इसमें भी, यहाँ भी इसके साथ सेपरेट कर देंगे तो कुछ ना कुछ बच जाएगा, यानी कि आपको अप्लाई करना चाहिए। C1 में अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, C1 माइनस C3, और C2 में भी अप्लाई कर देंगे, C2 में भी अप्लाई कर देंगे C2 माइनस C3। आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जो अप्लाई होता है एक साथ दो ही अप्लाई ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि एक ये और एक ये, 3 ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब कॉलम ऑपरेशन करना है, यानी कि कॉलम में जब अप्लाई करना है तो कॉलम में ही कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक बार रो में की एक बार कॉलम में की, एक स्टेप में कॉलम हो सकता है या तो रो हो सकता है, दोनों एक ही बार में एक ही स्टेप में नहीं हो सकता। आपको ये चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सोचना होगा, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। लिखने के बाद ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा थोड़ा बोर्ड भी छोटा है, क्या करें, क्वेश्चन में लिखा हुआ होना चाहिए। देखिए इसमें इसको सेपरेट करेंगे तो ये -c प्लस c, यहाँ पे बचेगा क्या, b। C1 में C3 को घटा रहे हैं, ये सारे एलिमेंट के साथ घट जा रहा है, तो जब इसको इसके साथ घटाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस, जब इसको इसके साथ घटाएंगे तो ये -r हो जाएगा और ये +r, यानी कि दैट मीन्स बचेगा q। जब इसमें ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे बच जाएगा y। अब देखिए C2 में भी हम अप्लाई किए हैं, C2 के भी सारे एलिमेंट को C3 के साथ घटा रहे हैं। देखिए इसमें भी इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C और C कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा A। इसमें भी जब इसको कर रहे हैं तो R कैंसिल होकर बच जाएगा P, और यहाँ पर बच जाएगा X। ऐसा हम क्यों किए, देखिए अब हमें कुछ मिल रहा है, जो हमारा जो डिटरमिनेंट था 2 टर्म पे एक्सप्रेस किया हुआ था वो अब सिंगल टर्म पे एक्सप्रेस किया हुआ है। तो पहले यहाँ तक लिख लीजिए। यहाँ तक होने के बाद आप ज़रा ध्यान दीजिए कि क्या चीज़ नहीं है, ABC होना चाहिए। ठीक है, ABC यानी कि फिर से हमें इंटरचेंज करना होगा, क्योंकि ठीक है इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम फिर से करना होगा, क्योंकि BAC जो ABC सब है वो कॉलम में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे रो में है, वो भी इधर उधर है। पहले देखिए जो PQR है वो कॉलम में है, जबकि PQR ये रो में है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे इंटरचेंजिंग करने की जरूरत है। तो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स वी गेट, तो आपको क्या मिलता है, रोज एंड कॉलम यानी कि BAC और QPR YXZ। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए यहाँ से हाँ, अब आपको इंटरचेंजिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है,
तो देखिए हर स्टेप पे जो है हमारा -2 थोड़ा मिस हो गया, ठीक है, -2 लिखना। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, -2 इससे पहले वाले स्टेप में कहीं कहीं लिखना छोड़ दिए हैं, -2 इससे पहले था, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान। अब देखिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए ए पी एक्स ऊपर है, यानी कि ए पी एक्स फर्स्ट रो में है, जबकि बी क्यू वाई वहाँ पे सेकेंड रो में है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, R1 इंटरचेंजिंग करना होगा आपको R2 के साथ। तो जब भी इंटरचेंज किया जाता है कभी भी कि कोई भी दो रो या तो कोई भी दो कॉलम जब भी आपस में इंटरचेंज होते हैं तो उस केस में वो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है वो 0 होता है। ये भी आपको बता दिया जा चुका है। तो यहाँ पे जो -2 होगा ये किस में चेंज हो जाएगा, +2 में, क्योंकि साइन चेंज होता है, आपको पता है। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों? क्योंकि ये वाला प्रॉपर्टी जब भी यूज होता है, ठीक है, क्योंकि हम दो रो में इंटरचेंज कर रहे हैं और दो कॉलम में। तो यहाँ पे हो जाएगा ए पी एक्स बी क्यू वाई, ए पी एक्स बी क्यू वाई, और ये हो जाएगा CR/Z, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा RHS। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आना चाहिए, बहुत मेहनत लगता है आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया हुआ और ये वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू भी आपको 0 प्रूव करना है। लेकिन ये थोड़ा दिखने में अजीब लग रहा है कि हम कैसे इसको 0 लाएं, लेकिन बहुत आसान है। बहुत थोड़ा अच्छे से प्रॉपर्टीज को यूज कीजिएगा तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड में डिटरमिनेंट से कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन डिटरमिनेंट का एक जो प्रॉपर्टी से प्रूव करने का जो सवाल आता है ये बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में अजीब लग रहा है तो हम इसको नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, तो आपको 4 मार्क्स हाथ से निकल जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और डेली हमारे क्लास में बने रहने से तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि नहीं आएगा, फिर भी देखिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है फर्स्ट रो में 0 - b है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे, आसान से कर देते हैं। R1 में अप्लाई करेंगे। R1 में क्या अप्लाई करेंगे, R1 में अप्लाई करेंगे, R1 के सारे एलिमेंट को C से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए R1 के सारे एलिमेंट को जब C से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो आपको डिवाइड भी तो देना होगा ना, 1/C से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C से तो डिवाइड भी देना होगा। वरना क्योंकि हम आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाए हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना 20 है, यदि किसी रो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 40 हो जाता है। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर होने के लिए 1/2 से फिर मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि वैल्यू तो आपका इक्वल नहीं रह रहा है। एक उस तरह से समझ सकते हैं। और सीधी सीधी बात में आप ये समझिए ना कि R1 के सारे एलिमेंट को जब C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिवाइड भी देने की आवश्यकता है, ठीक है। इसलिए 1/C यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो देखिए इसको जब C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा आपका -BC। अब ये होने के बाद आप तो R2 में कोई भी चेंज नहीं किया, दैट मीन्स -A 0 माइनस का C और ये हो जाएगा BC 0। अब थोड़ा देखिएगा अब क्या होता है। अब हम लोग R1 में अप्लाई करेंगे, R1 में फिर से अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे यदि हमको 0 लाना है तो इसको B से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि R1 में अप्लाई कर देंगे R1 माइनस BR2, ठीक है। R1 में घटाएंगे किसको, R2 को, लेकिन B से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 1/C। तो देखिए R1 के सारे एलिमेंट घट रहा R2 के साथ, अच्छी बात है, लेकिन B से मल्टीप्लाई करके, तो जब भी इसको B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A भी हो जाएगा। और 0 माइनस
ऐसे हो जाएगा 0 माइनस माइनस ए बी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा। अब इसको जब हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन दैट मीन्स यहाँ पे ac हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस bc है, और जब इसको b से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस bc, तो ये भी और ये कैंसिल हो जाता है, ये भी हो जाएगा 0। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, माइनस a 0 माइनस c b c 0। अब एक चीज़ हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टेकिंग कॉमन a फ्रॉम r1, टेकिंग कॉमन ठीक है a फ्रॉम r1 वी गेट, तो आपको क्या मिलता है, r1 से यदि हम a कॉमन ले लेते हैं तो a होगा बाहर और नीचे ऑलरेडी पहले से था c। a यदि हम r1 से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि r1 के सारे एलिमेंट के साथ c है, तो यहाँ पे हो जाएगा b, यहाँ पे हो जाएगा c, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस a, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस c, यहाँ पे हो जाएगा b, यहाँ पे हो जाएगा c, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको लग रहा होगा, आपको अभी तक फील हो गया होगा कि r1 और जो r3 है वो आइडेंटिकल है। देखिए बी सी जीरो, दैट मीन्स पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, जबकि 0 हमें लाना ही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए बराबर क्या होगा, a बाई सी इंटू 0, बिकॉज आप साइड में लिख सकते हैं कि सिंस r1 एंड r2 r क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, क्लियर है? तो ये पूरे वैल्यू क्या हो जाएगा 0, दैट इज हो जाएगा RHS। hence LHS equal to RHS proved। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, लेकिन अभी वाले डिटर्मिनेंट में आपको 0 प्रूव करना नहीं है। अभी वाले डिटर्मिनेंट में आपको 4a² b² c² प्रूव करने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें अलग होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होगा, लेकिन आसान होगा, जानदार होगा। देखिए सबसे पहले जो LHS है उसको आप लिख लीजिएगा, बढ़िया से हम छोटा सा लिख दे रहे हैं। इस तरह से आप LHS का वैल्यू यहाँ पे जैसा जैसा डिटर्मिनेंट है सारे को लिख लेंगे। लेकिन अब हम कर सकते हैं a² b² c² लाना है, 4a² b² c² लाना है। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या हम r1 से a कॉमन निकाल सकते हैं, क्या हम r2 से b कॉमन निकाल सकते हैं, क्या हम r3 से c कॉमन निकाल सकते हैं? या तो c1 से a निकाले, यहाँ से भी a निकल सकता है, c2 से भी b निकल सकता है, c3 से भी c निकल सकता है, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। तो अब लिखेंगे टेकिंग कॉमन a, b and c from c1, c2 and c3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इक्वल टू क्या होगा, हम a कॉमन निकाल रहे हैं कहाँ से, c1 से, b कॉमन निकाल रहे हैं c2 से, और c कॉमन निकाल कहाँ रहे हैं, c3 से। ठीक है, a कॉमन निकाल रहे हैं c1 से, तो यहाँ से यदि हम a कॉमन निकाल लेंगे, पूरे c1 से यदि हम a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस a, यहाँ पे a कॉमन निकल गया तो बच गया b, और यहाँ पे बच गया c। अगर हम c2 से b निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस b होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सॉरी b कॉमन निकाल रहे हैं तो a माइनस b, और यहाँ पे बचना चाहिए c। c3 से हम निकाल रहे हैं c, दैट मीन्स यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे बचेगा b, यहाँ पे बचेगा माइनस c। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए, क्या हम r1 से a कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, r2 से b नहीं निकाल सकते हैं, r3 से c नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। तो निकालिए टेकिंग कॉमन a, b एंड c फ्रॉम r1, r2, r3। ठीक है, r1, r2, r3 से। तो देखिए a b c ये पहले वाला है, अभी फिर से a b c आएगा अभी, लेकिन r1 से आएगा। तो यहाँ से a निकालेंगे तो -1 बचेगा, 1 बचेगा 1,
C2 से R2 से B निकाल रहे हैं तो यानी कि 1 -1 1 और यहाँ पे 1 1 -1 हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, हमें लाना है 4a² b² c², ठीक है। अब देखिए, मान के चलिए हम एक ऐसा काम करते हैं, C1 में C1 + C2 को ऐड करते हैं। अप्लाइंग C1 में क्या करेंगे, C1 + C2 को ऐड करेंगे और C2 में भी अप्लाई कर देंगे, C2 + C3 करेंगे, ठीक है। क्यों? ताकि 0 आ जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा a² b² c² c²। C1 में ऐड कर रहे हैं C1 + C2, यानी कि C1 में हम लिख रहे हैं ये वाले C1 को ये वाले C2 के साथ ऐड करेंगे, तो ये इसके साथ ऐड होके हो जाएगा 0। ये वाले एलिमेंट इसके साथ ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 और इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। C2 में भी ये अप्लाई किए हैं तो ये और ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2, जबकि ये और ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। यहाँ पे है 1 1 -1, ठीक है। अब आपको एक्सपेंडिंग करने की आवश्यकता है, लेकिन पहले यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए, जिसमें ज़्यादा 0 दिखाई देगा ना उसी में एक्सपेंडिंग कीजिएगा। आपके पास C1 में भी 2 0 है, C2 में भी 2 0 है, लेकिन C1 से थोड़ा कंफर्टेबल फील होना चाहिए, बाकी दोनों में तो सेम ही बनते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 वी गेट। देखिए, आप कहेंगे सर आप ही तो बोले थे कि आपको एक्सपेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओनली प्रॉपर्टी ही यूज कीजिए। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 120 में क्वेश्चन नंबर 6 के जो पहले वाले सवाल है उसमें आपके साफ साफ क्लियर किए हुए हैं कि आप बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, ओनली प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट यूज करना, विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा हुआ नहीं है। यानी कि आप एक्सपेंडिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी क्वेश्चन में 6 7 के बाद में ये लाइन लिखा हुआ है, लेकिन हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7 के पहले लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत बुक में चेंजिंग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा a² b² c²। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए एक बार 0 बाहर होगा, तो जब ये 0 बाहर होगा और इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे तो बाकी सारा एलिमेंट 0 ही ना हो जाएगा, ऐसा होगा। फिर ये -0 बाहर होगा, फिर यहाँ पे कुछ आएगा, फिर ये 2 बाहर होगा, यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है भाई। तो ये 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो हम क्यों 0 वाला लिखें। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि जिसमें ज़्यादा 0 हो उसमें से ही एक्सपेंडिंग करना हो, ताकि आपको इस तरह के सॉल्यूशन करने से बचे। अब डायरेक्टली इसको कर देंगे ये तो खामखा 0 हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन आपको हम स्टार्टिंग है इसलिए हम आपको करके ही दिखा देंगे। देखिए, जब ये 0 बाहर होगा तो इसका जो पोजीशन होता है अपना 1 1 होता है, दैट इज पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। आपको हम बताए हैं, एक्सपेंडिंग करना सिखाए हैं। इसके कॉलम रो को छोड़ेंगे तो 0 0 1 -1 हो जाएगा, -0। ये बाहर होगा तो इसके कॉलम और रो को डिलीट करेंगे तो 2 1 0 -1 होगा। और जब 2 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा +2 और 2 0 1 1 होगा, ठीक है। इस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा a² b² c²। अब आपको पता होना चाहिए कि आप नेक्स्ट टाइम में इस तरह का काम नहीं करेंगे। क्या सर करने से क्या गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, समय का दिक्कत होगा, ये खामखा 0 हो जाएगा ना। तो 0 + 0 + 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 2 और 0 × 1 -0, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² b² c² और ये हो जाएगा × 4, दैट इज 4 a² b² c²। किसका वैल्यू आया? ये आपका वैल्यू आ गया, RHS का वैल्यू। हैंस आप लिख सकते हैं LHS = RHS प्रूव। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? समझ भी आना चाहिए, ठीक है। तो आपको वीडियो यदि आज का बहुत अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा कैसा आपको वीडियो लगा, और भी आपके लिए हम कल लेते लाएंगे। आज हम इतना ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। कल हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 to क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।